नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। स्वागत है आप सबका आज की इस क्लास में। देखिए, आज हम सीटेट के जो पिछले सालों के क्वेश्चंस हैं ना, उनका एक महाविश्लेषण करने वाले हैं। हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सवालों को समझेंगे और इससे आपकी तैयारी को एक सही डायरेक्शन मिलेगी, जिससे आप एग्जाम में जरूर बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा प्लान क्या है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर ये पिछले साल के जो पेपर्स हैं, ये इतने ज़रूरी क्यों हैं। फिर हम बाल विकास और ईवीएस के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हाँ, क्लास के एंड में मैं आपको कुछ बहुत ज़रूरी रिवीजन टिप्स भी दूंगा। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है मन में कि आखिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी पीवाईक्यूज इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए, जब आप पीवाईक्यूज सॉल्व करते हैं ना, तो आपको एग्जाम का पूरा पैटर्न समझ में आ जाता है। आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि कौन से टॉपिक से बार बार रिपीटेडली सवाल पूछे जा रहे हैं। आप मान के चलिए कि ये आपकी तैयारी की नींव है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन से, चाइल्ड डेवलपमेंट से, यानी बाल विकास। इसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये सीटेट एग्जाम का आप कह सकते हैं बेस है। ओके, तो पहला सवाल देखते हैं। मैं इसे आराम से पढ़ूंगा, आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी कक्षा के विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। देखिए, इस सवाल में दो चीजें सबसे जरूरी हैं। पहली, बच्चा तीसरी कक्षा का है, ठीक है, और दूसरी पूछा क्या गया है, सूक्ष्म गतिक कौशल यानी कि फाइन मोटर स्किल। इस सवाल का जवाब देने से पहले आइए आराम से समझते हैं कि ये मोटर स्किल्स होते क्या हैं। ध्यान से समझिए। देखिए, एक होता है स्थूल गतिक कौशल, जिसे हम इंग्लिश में ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। इसमें शरीर की बड़ी मसल्स का इस्तेमाल होता है, जैसे दौड़ने में पैरों की मसल्स का या उछलने में, ठीक। दूसरा होता है सूक्ष्म गतिक कौशल यानी फाइन मोटर स्किल। इसमें छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज होता है, जिसमें खासतौर पर उंगलियों और आंखों का कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, जैसे लिखने में या सुई में धागा डालने में। तो अब आप जरा खुद ऑप्शंस को देखिए। दोस्तों के साथ दौड़ना, सीढ़ियां चढ़ना, खरगोश की तरफ फदकना, इन सब में बड़ी मसल्स यूज हो रही हैं, है ना। तो ये सब क्या हुए? ये हुए ग्रॉस मोटर स्किल्स। लेकिन एक धागे में मोती पिरोना, इसके लिए तो उंगलियों का कंट्रोल चाहिए, आंखों का ध्यान चाहिए। तो इसलिए यही हमारा सही जवाब है। ये फाइन मोटर स्किल का एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। आइए अब अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी से जुड़ा हुआ है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति या गुण पूर्णतया आनुवंशिक है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा गुण है जो पूरी तरह से 100% हमें अपने जीन से मिलता है। देखिए, किसी भी बच्चे का जो विकास होता है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक है आनुवंशिकता, जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं, और दूसरा है वातावरण यानी एनवायरमेंट। आसान भाषा में समझें तो आनुवंशिकता वो गुण हैं जो बच्चे को अपने माता पिता से जीन्स के थ्रू मिलते हैं, और वातावरण वो माहौल है जिसमें वो रहता है, पलता बढ़ता है। हमेशा याद रखिएगा, बुद्धि, नैतिक विकास या सोशल स्किल्स जैसी चीज़ों पर दोनों का असर पड़ता है, हेरिडिटी का भी और एनवायरमेंट का भी। लेकिन जो आंखों का रंग है यानी आई कलर, ये एक ऐसा गुण है जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ जीन्स पर ही निर्भर करता है। इस पर वातावरण का, माहौल का कोई असर नहीं होता। इसलिए हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, आंखों का रंग। और एक बात जरूर याद रखिएगा, ये सीटेट में बच्चे अक्सर यही गलती करते हैं। वो बुद्धि को, इंटेलिजेंस को पूरी तरह से आनुवंशिक मान लेते हैं। ये गलत है। अब आते हैं हम अगले सवाल पर, जो लॉरेंस गोल्डबर्ग की थ्योरी से है। ये कॉन्सेप्ट सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का सवाल सीटेट पे लगभग हर साल रिपीट होता है। तो सवाल है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास प्रदर्शित करता है। देखिए, कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट के 3 मेन लेवल्स बताए हैं। पहला, प्री कन्वेंशनल, जहां बच्चा या तो सजा से बचने के लिए काम करता है या इनाम पाने के लिए। दूसरा, कन्वेंशनल लेवल, जहां बच्चा समाज के रूल्स को मानता है और दूसरों की नजरों में अच्छा बनना चाहता है। और तीसरा, पोस्ट कन्वेंशनल, जहां इंसान अपने खुद के बनाए हुए मॉरल प्रिंसिपल्स पर चलता है। ये जो अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाली स्टेज है ना, ये आती है दूसरे लेवल में, यानी कन्वेंशनल लेवल में। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे का जो मॉरल बिहेवियर है वो इस बात से तय होता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वो अपने टीचर्स से, अपने माता पिता से शाबाशी पाना चाहता है। इसलिए यहां पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, पारंपरिक स्तर यानी कन्वेंशनल लेवल। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। ये जीन पियाजे की थ्योरी से है, जो कि बहुत जरूरी है।
सवाल है, सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाएगा? इस सवाल में जो सबसे जरूरी शब्द है जिससे आपको पकड़ना है वो है बदलाव करना। ध्यान से समझिएगा इसको। पियाजे ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, एक है असिमिलेशन और दूसरा है अकोमोडेशन। देखिए, असिमिलेशन या आत्मसातकरण का मतलब है नई जानकारी को अपने पुराने ज्ञान में फिट कर लेना, उसमें जोड़ लेना। जैसे एक बच्चे ने कुत्ता देखा और फिर एक अलग रंग के कुत्ते को देखकर भी उसे कुत्ता ही बोला। लेकिन अकोमोडेशन या समायोजन का मतलब है नई जानकारी के लिए अपने पुराने ज्ञान में बदलाव करना, उसे मॉडिफाई करना। अब जरा सवाल पर वापस आइए। सीता को साइकिल चलानी आती है, वो उसका पुराना अनुभव है, लेकिन स्कूटर चलाने के लिए उसे अपने तरीके में बदलाव करना पड़ रहा है। आगे पीछे ब्रेक का सिस्टम अलग है, तो वो अपने पुराने अनुभव को क्या कर रही है? मॉडिफाई कर रही है। तो ये बिल्कुल साफ साफ एग्जाम्पल है एकोमोडेशन का। इसलिए सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर 3, समायोजन। तो ये थे चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेक्शन की तरफ, जहां हम टीचिंग मेथड्स और इवैल्यूएशन से जुड़े हुए कुछ सवाल देखेंगे। चलिए ये सवाल देखते हैं। ये प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी प्रगतिशील शिक्षा के बारे में है। और ये जान लीजिए कि सीटेट में इस टॉपिक से हर साल एक न एक सवाल बनता ही बनता है। सवाल यह है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट प्रोग्रेसिव एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल सही है। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा का सीधा सा मतलब है बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंट्रिक। इसमें बच्चा एक एक्टिव लर्नर होता है, वो सिर्फ चुपचाप सुनने वाला नहीं होता। इसके जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वो हैं करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर जोर देना, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना और कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन यानी सहयोग को बढ़ावा देना। यानी इस पूरी प्रोसेस के सेंटर में बच्चा है। तो अब अगर हम ऑप्शंस पर नजर डालें तो बाकी सारे ऑप्शंस इस सोच के बिल्कुल उल्टे हैं। सही जवाब एकदम साफ दिख रहा है। ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को समस्या समाधान बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यही तो प्रगतिशील शिक्षा का मूल मंत्र है। चलिए अब हम अपने आखिरी कंटेंट सेक्शन पर आते हैं, पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस। आइए देखते हैं कि इस सेक्शन से सीटेट में कैसे सवाल बनते हैं। ये सवाल NCF 2005 से है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। सवाल है, NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर EVS का उद्देश्य निम्न में से कौन सा होना चाहिए? मतलब प्राइमरी लेवल पर हम EVS पढ़ाते क्यों हैं? मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, NCF 2005 बिल्कुल साफ कहता है कि EVS को सिर्फ किताबों तक या पेड़ पौधों तक सीमित नहीं रखना है। हमें उसे बच्चों की असली जिंदगी से जोड़ना है, और असली जिंदगी में सामाजिक मुद्दे भी शामिल होते हैं। इसलिए यहाँ जो सबसे सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, लिंग संबंधी विषयों तथा हाशिएकरण के मुद्दों पर समालोचना करना। मतलब इन सोशल इश्यूज पर क्रिटिकली बात करना। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ अलग अलग टॉपिक से इंपॉर्टेंट PYQs। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो अब और भी ज्यादा क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब इस क्लास को खत्म करने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी रिवीजन टिप्स दे देता हूं। तो अब सवाल ये उठता है कि आपका अगला कदम क्या होना चाहिए। देखिए, मेरी सलाह यही है कि आज हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं, चाहे वो पियाजे हों, कोलबर्ग हों या मोटर स्किल्स हों, आप इनको अच्छे से रिवाइज करें और इन टॉपिक्स पर जितने हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। याद रखिएगा, आपकी मेहनत ही आपको सक्सेस दिलाएगी। आप सभी को आने वाली परीक्षा के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।